हीगल हीगल द्वंद्वात्मक प्रणाली, परम प्रत्ययवाद, डायलेक्टिक मेथड, एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। जर्मन दार्शनिक हीगल का दर्शन बुद्धिवादी चिंतन की पराकाष्ठा है। हीगल के अनुसार समस्त तत्व बुद्धिगम्य है। बुद्धि के लिए कुछ भी जानना असंभव नहीं। व्यवहार और परमार्थ में कोई द्वैत नहीं। इंद्रिय संवेदनाओं एवं बुद्धि के वर्गों में कोई द्वैत नहीं। जो कुछ है वह बुद्धिगम्य है, और जो कुछ बुद्धिगम्य नहीं है उसका अस्तित्व तो नहीं माना जा सकता। प्रमुख कथन: जो बौद्धिक है वही सत है, और जो सत है वही बौद्धिक है। द रेशनल इज रियल एंड द रियल इज रेशनल। हीगल ने अपने दर्शन को अपने से पूर्व के सभी चिंतनों का सार या निचोड़ बताया है। हीगल के दर्शन में थेलीस से लेकर कांट, फिक्टे तथा सेलिंग तक के विचारों का विवरण दिखाई देता है। अन्य दार्शनिकों से हीगल की भिन्नता: प्लेटो: प्रत्यय अनेक हैं, प्रत्यय नित्य एवं अपरिवर्तनशील हैं, वस्तु जगत से परे अलौकिक जगत में सत्ता। प्लेटो के अनुसार। हीगल के अनुसार निरपेक्ष प्रत्यय एक है, निरपेक्ष प्रत्यय परिवर्तन एवं गति से युक्त है। नंबर 3, निरपेक्ष प्रत्यय वस्तु जगत में स्वयं को अभिव्यक्त करता है। बर्कले बर्कले के अनुसार वस्तु की सत्ता अनुभव पर निर्भर है। प्रत्ययों का कारण एवं अंतिम आश्रय ईश्वर है। बर्कले आरंभ में आत्मनिष्ठ प्रत्ययवादी थे, कालांतर में वे वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवादी हो जाते हैं। बर्कले ने जड़ तत्व की सत्ता का खंडन किया है। बर्कले के अनुसार ईश्वर ही परम तत्व है और विश्व उसकी इच्छा पर निर्भर है, अर्थात ईश्वर बिना विश्व के रह सकता है, परंतु विश्व बिना ईश्वर के संभव नहीं है। बर्कले के अनुसार परम सत्य व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर है। हीगल के अनुसार प्रकृति का वस्तुओं की अनुभव पर निर्भरता स्वीकार नहीं है। बर्कले के अनुसार वस्तु की सत्ता अनुभव पर निर्भर है, प्रकृति की वस्तुओं की अनुभव पर निर्भरता स्वीकार नहीं है। निरपेक्ष प्रत्यय आत्मनिर्भर है। हीगल वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवादी हैं, निरपेक्ष प्रत्ययवादी हैं। हीगल के दर्शन में जड़ तत्वों को प्रत्यय के विकास की एक अवस्था के रूप में स्वीकार किया गया। हीगल के अनुसार विश्व की सत्ता प्रत्ययों की सामंजस्यपूर्ण अनुतांत्रिक व्यवस्था है। परम सत्य और विश्व के बीच अवियोज्य संबंध है। बिना परम सत्य के विश्व नहीं, और बिना विश्व के परम सत्य नहीं हो सकता है। रामानुज के अप्रत्यक्ष सिद्ध संबंध की भांति। हीगल के अनुसार परम सत्य व्यक्तित्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वह अति वैयक्तिक सुपर पर्सन है। कांट के अनुसार बुद्धि विकल्पों कोटियों कैटेगरीज की संख्या 12 है। बुद्धि विकल्प आत्मनिष्ठ है। न्यूमिना और फिनोमिना में भेद है। अंडरस्टैंडिंग और रीजन में भेद है। अंडरस्टैंडिंग ज्ञान की निर्णायक रचनात्मक है। अंडरस्टैंडिंग ज्ञान की निर्णायक रचनात्मक है, वहीं रीजन नियामक है। परम सत्य अज्ञात एवं अज्ञेय है। देश काल से परे वस्तु का अपना वास्तविक स्वरूप थिंग इन इटसेल्फ अज्ञात एवं अज्ञेय है। हीगल: बुद्धि विकल्पों की कोई निश्चित संख्या नहीं है, कोटियां अनेक हैं। बुद्धि विकल्प आत्मनिष्ठ एवं वस्तुनिष्ठ दोनों हैं, क्योंकि जो विचार की कोटियां हैं वही सत्ता की भी कोटियां हैं। नंबर 3, न्यूमिना और फिनोमिना में कोई भेद नहीं है। नंबर 4, अंडरस्टैंडिंग और रीजन में कोई गुणात्मक भेद नहीं है। रीजन नियामक होने के साथ साथ निर्णायक भी है। नंबर 5, परम सत्य को अज्ञेय कहना आत्म विरोधाभासी है। इनके अनुसार ऐसा कहना असंगत है कि परम सत्ता है, परंतु वह अज्ञेय है जो है उसे अज्ञेय नहीं कहा जा सकता। कांट कम से कम इतना तो जानते हैं कि वह है, और वह संवेदनाओं का उत्पादक कारक है, अतः परम तत्व को अज्ञेय कहना भी एक प्रकार से उसे जानना है। हीगल के अनुसार अज्ञात एवं अज्ञेय में स्पष्ट भेद है। अज्ञात वह है जो किसी युग में ज्ञान की परिधि के अंतर्गत नहीं लाया गया है, परंतु सिद्धांता उसे ज्ञेय कहा जाएगा। उदाहरण स्वरूप मंगल ग्रह पर जीवन है, यह अज्ञात है, अज्ञेय नहीं है। वस्तुतः सिद्धांतता यदि कोई विषय है तो फिर उसे अज्ञेय नहीं कहा जा सकता। हीगल के अनुसार ज्ञान की सीमा का वही निर्धारण कर सकता है जो यह जानता है कि इस सीमा से परे भी सत्ता का विस्तार है। ज्ञान की सीमा को जानने का तात्पर्य है
सीमा के परे भी ज्ञान होना। अतः कांट द्वारा प्रतिपादित अज्ञेयवाद, जो मानव ज्ञान की सीमा का निर्देश करता है, वस्तुतः वह मानव ज्ञान की सीमा के परे का भी ज्ञान प्रदान करता है। निरपेक्ष प्रत्ययवाद, विज्ञानवाद, एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। हीगल का दर्शन निरपेक्ष प्रत्ययवाद कहलाता है। हीगल के अनुसार परम तत्व प्रत्यय या विज्ञान रूप आइडिया है। अतः हीगल विज्ञानवादी या प्रत्ययवादी आइडियलिस्ट कहलाते हैं। ऐसे प्रत्यय को निरपेक्ष परम तत्व मानने के कारण वे निरपेक्ष विज्ञानवादी एब्सोल्यूट आइडियलिस्ट कहलाते हैं। इसके अनुसार केवल इसके अनुसार केवल एक ही सत्ता है और वह निरपेक्ष सत्ता है। यह निरपेक्ष सत्ता हीगल के दर्शन में निरपेक्ष प्रत्यय या निरपेक्ष आत्मा है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि निरपेक्ष प्रत्यय या आत्मा अन्य वस्तुओं से पृथक कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, अर्थात वहाँ कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो विश्व से परे। सत्ता एक सुव्यवस्थित तंत्र है, यह एक अवयवी है। सभी तत्व निरपेक्ष की ही अभिव्यक्तियां हैं, उसके ही अंग हैं। हीगल का निरपेक्ष प्रत्यय भेद भेद में अभेद है, अनेक में एक है, वह सबका आधार है। संसार में विभिन्न अनेक पदार्थ इसी के विविध रूप हैं। हीगल इसे सर्वसमावेशी मूर्त सामान्य कॉन्क्रीट यूनिवर्सल कहते हैं। निरपेक्ष तत्व एक प्रकार की समग्रता है और विश्व की सभी चेतन या अचेतन वस्तुएं इसी समग्रता की अभिव्यक्ति हैं। इस रूप में वे सभी निरपेक्ष पर ही निर्भर है, उसी का एक भाग है, अर्थात निरपेक्ष प्रत्यय अवयवी है और प्रत्येक वस्तु इस अवयवी या अंशी का एक अवयव, अंश या भाग है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तुओं से तथा साथ ही निरपेक्ष तत्व से संबंधित है। यह संपूर्ण संबंध द्वंद्वात्मक है। जिस प्रकार शरीर के अंग शरीर से अलग नहीं है, वैसे ही निरपेक्ष विज्ञान के अंग निरपेक्ष विज्ञान से अभिन्न है। इसलिए हीगल का निरपेक्ष विज्ञानवाद अवयवी सिद्धांत, ऑर्गेनिक थ्योरी भी कहलाता है। हीगल का निरपेक्ष विज्ञान मूर्त और वास्तविक भी है, क्योंकि हीगल ने विज्ञान को आत्मगत न मानकर वस्तुगत माना है। इस अर्थ में उसके दर्शन को वस्तुगत विज्ञानवाद, ऑब्जेक्टिव आइडियलिस्ट कहा जाता है। किंतु हीगल अंततः चेतन आत्मा और भौतिक वस्तु का भेद निरपेक्ष में समाप्त कर देते हैं। अंत में आत्मा और वस्तु निरपेक्ष का ही अंग होते हैं। अतः उनका विज्ञानवाद निरपेक्ष विज्ञानवाद ही है। हीगल के अनुसार सर्वोच्च प्रत्यय या विज्ञान शुद्ध अस्तित्व या भाव, प्योर बीइंग है। इस भाव का ज्ञान हम अमूर्तीकरण एब्स्ट्रैक्शंस के द्वारा प्राप्त करते हैं। हीगल विज्ञान से पदार्थों की उत्पत्ति की तार्किक व्याख्या करते हैं। वस्तुतः विज्ञान से पदार्थ की उत्पत्ति की व्याख्या करके हीगल मूर्त अमूर्त, चित अचित के द्वैत को समाप्त करने का प्रयत्न करते हैं। हीगल के अनुसार निरपेक्ष विज्ञान सबसे पहले अमूर्त रूप में रहता है। यह विज्ञान का शुद्ध, अभेद और विषयी रूप है। फिर उसका विकास होता है। यह विकास विषयी रूप विज्ञान की विषय या वस्तु रूप विज्ञान की अभिव्यक्ति में होता है, या हम कहें अमूर्त विज्ञान मूर्त पदार्थ की ओर विकसित होता है। इस प्रकार सृष्टि होकर मूर्त विज्ञान यानी पदार्थ की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार हीगल वस्तु जगत या पदार्थ को निरपेक्ष विज्ञान का विकास एवं निरपेक्ष की ही अभिव्यक्ति मानते हैं। अतः वस्तु और विज्ञान में तत्वतः कोई भेद नहीं। हीगल के अनुसार रियल इज रेशनल एंड रेशनल इज रियल, अर्थात बोध ही सत्ता है और सत्ता ही बोध है। ज्ञान के विषय सत है, जो सत विषय है वह कोई वस्तु नहीं अपितु विज्ञान है। अब अब विज्ञान बौद्धिक है, अतः सत्ता भी बौद्धिक है। विचार या चैतन्य या शुद्ध बुद्धि की सत्ता है। ऐसी किसी वस्तु की सत्ता नहीं मानी जा सकती जो इससे बाहर हो। इसी आधार पर हीगल कांट के थिंग इन इटसेल्फ स्वलक्षण सत्य की अवधारणा को खंडित करते हैं। आलोचना। निरपेक्ष विज्ञानवाद के विरुद्ध ये तर्क उपस्थित किए जाते हैं। नंबर एक, बुद्धि को सर्वोच्च नहीं माना जा सकता। नंबर दो, अमूर्त निरपेक्ष विज्ञान से मूर्त विज्ञान यानी वस्तु की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं होती। नंबर तीन, हीगल सत्य को बौद्धिक एवं बौद्धिक को सत्य कहते हैं, परंतु ऐसा कहना पूर्वाग्रह मात्र है। यदि हम वस्तुओं एवं विचारों के वास्तविक स्वरूप पर ध्यान दें तो फिर ऐसा कहना कठिन हो जाता है। मनुष्य में बुद्धि के अतिरिक्त भी अन्य पक्ष हैं। दूसरी ओर वस्तुओं की व्याख्या करने के लिए भी तर्क के अतिरिक्त इनके प्राकृतिक विकास को भी समझना होगा। मूल्यांकन। अनेक दोषों के बावजूद हीगल से प्रभावित होकर अनेक दार्शनिकों ने हीगल के दर्शन के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में अपने दर्शन का प्रतिपादन किया। इस प्रकार हीगल ने अपने दर्शन से अनेक नई दार्शनिक धाराओं को दिशा दी है। बौद्धिक तर्कसंगत बौद्धिक तर्कसंगत
सत्य वास्तविक होता है और सत्य बौद्धिक होता है। द रैशनल इज रियल एंड द रियल इज रैशनल। हीगल के अनुसार जगत में जो कुछ भी है वो उसकी समग्रता या समष्टि ही निरपेक्ष प्रत्यय है। यह समग्रता वस्तु विशेषों से पृथक नहीं है। पुनः ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो इसके बाहर हो। प्रत्येक वस्तु या पदार्थ प्रत्येक निरपेक्ष प्रत्यय की द्वंद्वात्मक अभिव्यक्ति है। इस प्रकार सत वस्तु एवं प्रत्यय में कोई तात्विक भेद नहीं है। उल्लेखनीय है कि कांट ने व्यवहार एवं परमार्थ का द्वैत स्थापित किया था तथा परमार्थ न्यूमिना को अज्ञात एवं अज्ञेय माना था। हीगल के अनुसार जो ज्ञान या चेतना के बाहर है उसे नहीं माना जा सकता। केवल उसी की सत्ता है जिसे बुद्धि द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है और जो तार्किक हो। हीगल ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि जो विचार की कोटियां हैं वे ही सत्ता की भी कोटियां हैं। ज्ञान मीमांसी दृष्टिकोण से तत्व के स्वरूप पर विचार करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि बौद्धिक ही सत्य है, और जब तत्व मीमांसी दृष्टिकोण से तत्व के स्वरूप पर विचार करते हैं तो फिर यह निष्कर्ष निकलता है कि सत्य बौद्धिक है अर्थात ज्ञान स्वरूप है। हीगल के अनुसार वस्तुओं का विचार हमारे मस्तिष्क में अमूर्त रूप में है और बाह्य जगत में अभिव्यक्त एवं मूर्त रूप में, अतः सत्य की सत्ता एवं सत्य का बोध दोनों में एकीकरण का भाव है। निरपेक्ष प्रत्यय अमूर्त रूप में हमारे मानस पटल पर विद्यमान है और मूर्त रूप में जगत की वस्तुओं में। यहाँ पहले को आइडिया इन इटसेल्फ कहते हैं जबकि दूसरे को आइडिया आउटसाइड इटसेल्फ कहते हैं। वास्तव में ये दोनों एक ही है, मूर्त अमूर्त की ही अभिव्यक्ति है। कोई भी वस्तु विचार विचार का ही मूर्त रूप होती है। इसी संदर्भ में हीगल ये कहते हैं कि बौद्धिक सत्य है और सत्य बौद्धिक है। द्वंद्वात्मक विधि डायलेक्टिकल मेथड। हीगल के अनुसार दर्शन का उद्देश्य संपूर्ण सत्ता के वास्तविक स्वरूप को समझना है। यह संपूर्ण सत्ता वस्तुतः एक है, लेकिन लेकिन ये स्पिनोजा के द्रव्य के समान अभेद रूप में न होकर भेद में निहित अभेद है। यद्यपि निरपेक्ष तत्व एक है, परंतु उनमें अनेकों भेद हैं। इस निरपेक्ष सत्ता के स्वरूप को समझने एवं विकास की व्याख्या हीगल ने द्वंद्वात्मक विधि के आधार पर करने का प्रयास किया है। हीगल द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक विधि का पाश्चात्य दर्शन के इतिहास में एक विशिष्ट स्थान है। यह विकास की एक प्रणाली है। यह विकास की एक प्रणाली है जिसके अंतर्गत परस्पर विरोधी स्थितियों के द्वंद्व के माध्यम से विकास की व्याख्या की जाती है। द्वंद्वात्मक विकास हीगल के दर्शन का सर्वथा नवीन सिद्धांत नहीं है, बल्कि इसका संकेत जीनो, प्लेटो, कांट, फिक्टे आदि पूर्ववर्ती दार्शनिकों के मत में मिलता है। फिक्टे ने द्वंद्वात्मक विधि का प्रयोग के लगभग हीगल के समरूप ही किया था, परंतु फिक्टे ने इस विधि द्वारा सर्वोच्च सत्ता के रूप में नैतिक संकल्प को स्थापित किया था। सेलिंग परम तत्व को अभेद स्वरूप निरपेक्ष प्रकृति कहते हैं। वहीं हीगल के अनुसार परम तत्व ज्ञान स्वरूप, विचार स्वरूप या चैतन्य स्वरूप है। स्पष्ट है कि द्वंद्वात्मक विधि के आधार पर हीगल निरपेक्ष विज्ञान के विकास की व्याख्या करते हैं। इस प्रकार द्वंद्वात्मक विधि निरपेक्ष विज्ञानवाद के ही अंग के रूप में प्रदर्शित होता है। हीगल के अनुसार द्वंद्वात्मक विधि से होने वाला यह विकास तार्किक है, समय या काल के अंतर्गत होने वाला विकास नहीं। हीगल की द्वंद्वात्मक विधि की एक प्रमुख विशेषता है विरोध। विरोध को परंपरागत तर्कशास्त्र में व्याघात माना जाता है, परंतु हीगल का यह मानना है कि विरोध का नियम विकास हेतु आवश्यक होता है। सत्ता के अस्तित्व एवं विकास का मूल आधार विरोध का नियम ही बिना विरोध के विकास हो ही नहीं सकता है। जहाँ कहीं भी प्रगति, वृद्धि या विकास है, वहाँ विरोध आवश्यक रूप से होता है। यहाँ विरोध का आशय व्याघात नहीं है, क्योंकि व्याघात कभी हो ही नहीं सकता। जैसे मनुष्यत्व का व्याघात नहीं है, क्योंकि मनुष्य के भीतर वे सभी चीजें समाहित हो जाती हैं जो मनुष्य से भिन्न है। वस्तुतः विरोध का वास्तविक आशय है भिन्न होना। विरोध के बिना विकास संभव ही नहीं। विरोध के इसी अर्थ में हीगल ये कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु विचार में विरोधी गुण रहते हैं। यदि हम किसी वस्तु पर विचार करें तो फिर उसका विरोध भी स्वभावतः उत्पन्न हो जाता है। स्पष्ट है कि विरोध कहीं बाहर से नहीं आता, बल्कि स्वयं वस्तु में अर्थात भाव में ही छुपा रहता है। हीगल के अनुसार विरोध की अभिव्यक्ति निषेध के रूप में होती है, परंतु यहाँ निषेध का आशय आत्यंतिक निषेध, पूरी तरह निषेध नहीं है। वस्तु में भेद एवं अभेद, एकता एवं अनेकता दोनों है। निरपेक्ष सत्ता को छोड़कर विश्व में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो दूसरों पर आश्रित न हो।
द्वंद्वात्मक विधि को वाद, प्रतिवाद एवं समन्वय, थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस इन तीनों सोपानों में प्रस्तुत किया जाता है। इसके अनुसार एक का प्रतिपादन होता है, वाद उसका विरोधी प्रतिपादित होता है, प्रतिवाद, और फिर दोनों का समन्वय होता है, संवाद। समन्वय पुनः वाद का रूप ले लेता है, उसका प्रतिवादी आता है और फिर उनका समन्वय होता है, फिर समन्वय का वाद बनता है। इस प्रकार खंडन मंडन के इसी क्रम में विकास चलता रहता है। वाद प्रतिवाद समन्वय पुनः वाद प्रतिवाद, इसे ही द्वंद्वात्मक विधि डायलेक्टिक मेथड कहते हैं। निरपेक्ष विज्ञान का विकास निरपेक्ष विज्ञान का विकास इसी द्वंद्वात्मक विधि से होता है। निरपेक्ष विज्ञान पहले अमूर्त था, फिर मूर्त बना और तत्पश्चात मूर्त और अमूर्त का समन्वय बना। इसे हम निम्नलिखित प्रकार से देख सकते हैं। वाद प्रतिवाद समन्वय, वाद प्रतिवाद, थीसिस एंटीथीसिस इज इक्वल टू सिंथेसिस। थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस। विकास का यह त्रिक रूप परम तत्व की व्याख्या करता है तथा परम तत्व से विश्व की उत्पत्ति की भी व्याख्या करता है। यहाँ एक और अनेक की समस्या का समाधान हीगल विरोध के समन्वय सिद्धांत, लॉ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ अपोजिट्स के द्वारा करते हैं। यह समन्वय समक्ष सिंथेसिस में होता है। सत्ता का विज्ञान आइडियाज सृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान है। सत्ता का विज्ञान हीगल भाव, अभाव और संभावना, बीइंग, नॉन बीइंग एंड बिकमिंग के त्रिक त्राइल से दर्शाते हैं। यहाँ भाव पक्ष है, अभाव प्रतिपक्ष है और संभवन पक्ष और प्रतिपक्ष का समन्वय है। इस प्रकार भाव, अभाव और संभवन हीगल के दर्शन का प्रथम प्रथम त्रय है। यहाँ भाव और अभाव दोनों में विरोध भी है और फिर दोनों एक भी हैं। ये दोनों एक हैं क्योंकि अभाव को भाव पर विचार करने के फलस्वरूप ही प्राप्त किया गया है। संभवन में भाव और अभाव का विरोध समाप्त हो जाता है। यहाँ भेद और अभेद दोनों रूपांतरित होकर एक नया पक्ष बना लेते हैं। ज्ञान का द्वंद्वात्मक विकास, ज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान के तीन स्तरों में द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के द्वारा हीगल ज्ञान के विकास को समझाते हैं। ज्ञान का पहला स्तर इंद्रिय संवेदनाओं का स्तर है, इसे सामान्य ज्ञान का स्तर कहा गया है। ज्ञान का दूसरा स्तर सविकल्पक बुद्धि का स्तर है, जहाँ विशिष्ट वस्तुओं को विशिष्ट उदाहरण से हटाकर उनमें सामान्य नियम की खोज की जाती है। इसे वैज्ञानिक ज्ञान का स्तर कहा गया है। ज्ञान का तीसरा स्तर दार्शनिक ज्ञान का स्तर है। हीगल के अनुसार इस स्तर पर संपूर्ण वस्तुओं को विज्ञान के रूप में देखा जाता है। हीगल के इस दार्शनिक स्तर पर ही मूर्त और अमूर्त का समन्वय होता है और परम तत्व निरपेक्ष विज्ञान का दर्शन होता है। हीगल के इस द्वंद्वात्मक प्रणाली की मुख्य बात यह है कि ये प्रत्येक विशिष्ट अभिव्यक्ति या विश्वास के पक्षपातपूर्ण दावे को तार्किक आधार पर हास्यास्पद बनाकर उसे चुनौती देता है। चूंकि द्वंद्वात्मक प्रणाली एक विकास की प्रणाली है, इसके अंतर्गत परस्पर विरोधी स्थितियों के द्वंद्व के माध्यम से विकास की व्याख्या होती है। इसलिए हीगल का यह मानना है कि द्वंद्वात्मक विकास के क्रम में अंतिम पूर्ण स्थिति से कोई भी वाद पूर्णतः तार्किक नहीं होता। पहले वाद पक्ष बनता है, फिर उसका विरोधी विचार प्रतिवाद प्रतिपक्ष के रूप में आता है। तत्पश्चात उन दोनों में समन्वय, समपक्ष या संवाद होता है। समन्वय में दोनों के विरोध दूर हो जाते हैं, परंतु महत्व कायम रहता है। समपक्ष भी पूर्ण सत्य नहीं है, वह पुनः पक्ष बन जाता है और उसका प्रतिपक्ष उत्पन्न होता है। केवल निरपेक्ष तत्व ही पूर्ण है, अन्य सभी अपूर्ण है। स्पष्ट है कि प्रत्येक विचार स्वयं अपने विरोधी विचार को भी उत्पन्न करता है। प्रत्येक विचार में उसका विरोधी विचार निहित होता है। इस रूप में कोई भी विशिष्ट अभिव्यक्ति या विश्वास जो अपने को एकमात्र पूर्ण सत्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहा हो, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। आलोचना। शोपेनहावर के अनुसार हीगल की द्वंद्वात्मक विधि एक कल्पना मात्र है, जिसे वास्तविक रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। ब्रेडले के अनुसार विचार सत्ता नहीं है और न ही विचार सत्ता को जान सकता है। इनके अनुसार विचार सदैव भेदमूलक होते हैं, जिनके माध्यम से दो वस्तुओं के मध्य संबंध स्थापित होता है। विचार जो कि संबंधों के आधार पर विकसित होता है, वह केवल आभास ही दे सकता है, वास्तविक सत्ता का ज्ञान नहीं। वास्तविक सत्ता अपरोक्ष अनुभूति गम्य है। अस्तित्ववादी विचारकों के अनुसार सत्य बौद्धिक है और बौद्धिक सत्य है। यह कथन हीगल के पूर्वाग्रहों का परिणाम है। वास्तव में मनुष्य केवल बुद्धि नहीं है, बल्कि बुद्धि के अतिरिक्त भी कई अन्य पक्ष हैं, जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।
अस्तित्ववादी दार्शनिक कीगार्ड के अनुसार हीगल का संपूर्ण दर्शन निरपेक्ष प्रत्यय का खेल मात्र है। इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। वे समस्त जगत को अमूर्त प्रत्ययों की अभिव्यक्ति मानता है। इसका मनुष्य के वास्तविक जीवन एवं समस्याओं से कोई संबंध नहीं। हीगल ने केवल एक निरपेक्ष प्रत्यय को ही परम तत्व के रूप में स्वीकार किया है। व्यक्ति विशेष भी उसी का विकसित रूप है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की स्वतंत्रता भ्रम है। ऐसा मानने पर नैतिकता की व्याख्या नहीं हो पाती। तार्किक एवं बौद्धिक व्याख्या के आधार पर मानवीय सत्यों को आत्मसात नहीं किया जा सकता। इस संबंध में कीरकार्ड का स्पष्ट कथन है कि सत्य आत्मनिष्ठ है। वस्तुवादियों के अनुसार जगत में आंतरिक संबंध नहीं है। जगत में अनेक वस्तुएं हैं और उनके बाह्य संबंध हैं। अब यदि इसे मान लिया जाए तो फिर जगत की समग्रता या आंतरिक एकता के रूप में निरपेक्ष प्रत्यय की व्याख्या नहीं की जा सकती। इस प्रकार एक सत्तावाद के स्थान पर अनेक सत्तावाद की स्थापना हो जाती है। इस आलोचना से निरपेक्ष प्रत्ययवाद पर चोट पहुंचती है। निरपेक्ष प्रत्ययवाद से रहस्यवाद को बढ़ावा मिलता है और इस रूप में यह अव्यावहारिक भी है। हीगल के समकालीन शोपेनहावर के शब्दों में जर्मन संस्कृति की जितनी मूर्खतापूर्ण बातें हो सकती हैं, वे सभी हीगल के दर्शन में विद्यमान हैं। विलियम जेम्स के अनुसार हीगल का विश्व काल्पनिक एवं बनावटी है। इसमें रचनात्मक विकास के लिए कोई स्थान नहीं है। हीगल का विश्व बंद विश्व ब्लॉक वर्ल्ड है। मार्क्स हीगल के द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद की आलोचना करते हुए कहते हैं कि हीगल का मत सिर केवल खड़ा है, इसे पुनः ठीक कर उलट देना है। आशा है कि हीगल ने भौतिक स्थितियों की व्याख्या चेतना के आधार पर की है। वहीं मार्क्स भौतिकतावाद को स्वीकार करते हैं और भौतिक तत्वों के आधार पर चेतना की व्याख्या और निर्धारण करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार मार्क्स यद्यपि हीगल के द्वंद्वात्मक नियम को तो स्वीकार करते हैं, परंतु उनके द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद डायलेक्टिक आइडियलिज्म के स्थान पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद डायलेक्टिक मटेरियलिज्म की स्थापना करते हैं। महत्व हीगल ने यह बताने का प्रयास किया है कि विश्व का सांस्कृतिक इतिहास मानव सभ्यता और समाज के निरंतर विकास की प्रक्रिया का ही इतिहास है। कार्ल मार्क्स ने हीगल के द्वारा प्रतिपादित द्वंद्व न्याय को ही संशोधित रूप में अपनाया और अपने द्वंद्वात्मक भौतिकतावादी दर्शन और साम्यवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया। हीगल के बाद के दर्शन पर हीगल का प्रभाव था। हीगल के प्रभाव से इंग्लैंड में टी.एच. ग्रीन, बोसांके, ब्रेडले आदि की प्रत्ययवादी विचारधारा विकसित हुई। यद्यपि कि यहाँ अनुभववाद और वस्तुवाद का बोलबाला था। 20वीं सदी की प्रायः सभी विचारधाराओं ने हीगल के दर्शन पर प्रहार किया है। अस्तित्ववाद, अर्थक्रियावाद आदि इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। धन्यवाद।